हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम प्लस 1 का जो पोल साइंस का चैप्टर कर रहे थे, सेकंड चैप्टर, उसके अंदर हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान के अंदर जो अधिकार है, यानी भारतीय संविधान के अधिकार के बारे में पढ़ रहे थे। भारतीय संविधान के अधिकार। देखो, अधिकारों के बारे में हमने कुछ पढ़ भी लिया था, उसके बारे में कुछ हमने अध्ययन भी किया था। अधिकार कौन से होते हैं, मौलिक अधिकार कौन से होते हैं, मानव अधिकार कौन से होते हैं। उसके बाद हमने 2 प्रकार के अधिकार भी किए थे। समानता का अधिकार हमने किया था, जिसके अंदर आपको बताया गया था कानून के समक्ष समानता की बात हुई थी। उसके बाद जाति धर्म के आधार पर भेदभाव न करने की बात हुई थी। उसके बाद अवसर की समानता की बात हुई थी, अस्पष्टता का अंत की बात की थी और उपाधियों के अंत की बात की थी। स्वतंत्रता के अधिकार में हमने पढ़ा था जो अभिव्यक्ति, बोलना, भाषण देने की जो स्वतंत्रता थी। उसके बाद कोई बगैर अस्त्र शस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता थी, संघ बनाने की स्वतंत्रता थी। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था पूरे भारत के अंदर घूमने की स्वतंत्रता थी। उसके बाद हमने जो पढ़ा था भी कहीं भी भारत में निवास करने की स्वतंत्रता थी, वृत्ति व्यवसाय करने की स्वतंत्रता थी। यानी 6 प्रकार की स्वतंत्रता पढ़ी थी हमने आर्टिकल 19(1) में। उसके बाद 20 में हमने 2 सिद्धि से संबंधित संरक्षण पढ़ा था। उसके अंदर हमने वो पढ़ा था भी एक ही अपराध के लिए 2 वर्ष सजा नहीं दी जा सकती। जो वर्तमान में कानून है उसके अनुसार ही सजा दी जाती है, बाद में कानून चेंज होता है उसका। देखो, मैंने आज अपराध किया है तो आज के दिन जो कानून है उसके अनुसार ही मेरे को सजा दी जाएगी। बाद में अगर कानून में चेंज होता है, सजा बढ़ाई जाती है, तो उससे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस टाइम अपराध किया उसी टाइम की जो कानून है उसी टाइम की सजा दी जाती है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि जब तक कानून का उल्लंघन नहीं किया जाता, जब तक मैंने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया ना, तब तक मैं अपराधी नहीं हूँ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने व्यक्तिगत और जीवन के से संबंधित जो स्वतंत्रता पढ़ी थी, दैहिक स्वतंत्रता पढ़ी थी। उसके अंदर हमने पढ़ा था विधि के अनुसार, यानी विधि को छोड़कर और किसी भी तरीके से हमारे प्राण को नहीं छीना जा सकता। उसके बाद 22 में हमने जो पढ़ा था वो बंदीकरण से संरक्षण की बात कही थी। इसी बंदीकरण संरक्षण में देखो एक शब्द आता है, एक मैं आपको बता देता हूँ जो आपके सिलेबस में है, निवारक नजरबंदी। ये क्या है? देखो, हमने आर्टिकल 22 में ये पढ़ा था भी हमें एक तो गिरफ्तार करने से पहले हम कारण जानने का अधिकार है। जानने का अधिकार भी, हमें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, कौन सा हमने अपराध किया है, ये जानने का हमें अधिकार, हम जान सकते हैं। मान लो मेरे को गिरफ्तार किया जा रहा है तो मैं उसी टाइम पूछ सकता हूँ मेरे को कौन से जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है, मैंने कौन से कानून का उल्लंघन किया है, ये अधिकार है। सेकंड हमें इसके अंदर और भी हमने पढ़ा था 22 में हमने ये पढ़ा था भी जब गिरफ्तार किया जाता है तो वह गिरफ्तार जो बंदी व्यक्ति होता है वो कानूनी सलाह ले सकता है, कानूनी सलाह ले सकता है। इसका मतलब खुद का वो बचाव कर सकता है, अपना वकील कर सकता है, वो अपना बचाव कर सकता है। और इसके अंदर हमने एक और पढ़ा था भी जब मेरे को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर मेरे को न्यायालय में पेश करना होता है। न्यायालय में पेश करना होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब न्यायालय में पेश किया जाता है ना, तब वो न्यायाधीश होता है, जो न्यायालय होता है वो ही डिसाइड करेगा कि इसने अपराध किया या नहीं किया, इसको कौन सी सजा देनी है, कितनी सजा देनी है, वो उनका मैटर है। इसी कारण 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में पेश करना आवश्यक होता है। ये हमारे अधिकार है। लेकिन एक निवारक नज़रबंदी एक ऐसे है जिसके अंदर ये अधिकार नहीं मिलते। निवारक नज़रबंदी एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर ये अधिकार नहीं मिलते। ये क्या होता है निवारक नज़रबंदी? देखो, ये होता है अपराधी को अपराध करने से पहले रोकना। इसका मतलब अगर ऐसा लगे भी ये व्यक्ति अपराध करने वाला है, ये व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का है, तो उसको अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी अपराध हो ही न, अपराध करने के वो लग रहा है भी अपराध करेगा, उससे पहले ही गिरफ्तार कर लेना, वो होता है निवारक नज़रबंदी। अब तक उसने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, लेकिन अपराध करने से पहले उनको क्या कर दिया जाता है, रोक लिया जाता है, उनको नज़रबंद कर दिया जाता है। ये होता है हमारे देश की रक्षा के लिए। किसके लिए? देश की रक्षा के लिए। इसके अंदर ये अधिकार खत्म हो जाते हैं, यानी उनको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना ये भी कोई जरूरी नहीं है।
कारण जानने का भी कोई बताने का जरूरी नहीं है, और कानूनी सलाह भी उसके अंदर कोई मतलब नहीं रखता। इसका मतलब निवारक नज़रबंदी के अंदर ये हमारे अधिकार नहीं रहते। देखो ये लग तो ऐसे रहा है आपको जैसे ये तो शोषण का तरीका है, राज्य शक्तिशाली हो रहा है, राज्य तानाशाही हो रहा है, पुलिस थाना चलता है तब किसी को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये देश सेवा के लिए होता है, देश की रक्षा के लिए होता है। अगर मान लो देश में कोई आतंकवादी घटना हो रही है, ऐसा लग रहा है भी ये ऐसा करेगा, दंगे करेगा, उसको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। और निवारक नज़रबंदी का समय होता है उसको अधिकतम 3 माह तक रखा जा सकता है। कितने माह तक? 3 माह तक। 3 माह तक बिना किसी कानूनी सुनवाई के उसको रखा जा सकता है। अगर उसको 3 माह से ज़्यादा टाइम में रखना है तो क्या लेनी पड़ेगी? एक कानूनी जो एक सलाहकार बोर्ड का गठन होता है, वो सलाहकार बोर्ड ही बताता है भी उसको 3 माह से ज़्यादा रखना है या नहीं रखना। उसमें एक हाईकोर्ट का न्यायाधीश भी होता है, यानी एक बोर्ड बनाया जाता है, वो बोर्ड आगे बताता है भी उस व्यक्ति को आगे गिरफ्तार रखना है या नहीं रखना। यानी 3 माह तक उसको बिना किसी कानूनी दावपेच के या बिना किसी कानूनी कोई कार्य किए हुए या न्यायालय के सामने पेश किए उसको 3 माह तक जेल में रखा जा सकता है। ये इसलिए रखा जा सकता है ताकि वो अपराध न कर सके, ठीक है। ये होता है निवारक नज़रबंदी, जो उसको नज़रबंद करना, अपराध करने से पहले ही अपराधी को गिरफ्तार कर लेना ताकि वो अपराध कर ही ना पाए, यानी देश को किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो, ठीक है। तो ये निवारक नज़रबंदी से संबंधित बहुत ज़्यादा इसके विवाद भी चल रहे हैं। बहुत से राजनीतिज्ञ के ये कहते हैं भी ये तो हमारे लोकतंत्र का विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में तो जनता के पास कुछ अधिकार होते हैं, यहाँ पर तो कोई अधिकार ही नहीं रहा उसके पास। फिर निवारक नज़रबंदी के आधार पर किसी को गिरफ्तार किया जाता तो उसके पास कोई अधिकार नहीं होता। जैसे मान लो कोई देशद्रोह है या कोई विदेशी जासूस है, या यहाँ पर देश के अंदर कोई आतंकवादी कोई घटना को अंजाम देने वाला है, ऐसी स्थिति में उसको देश की रक्षा के लिए उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। अब कोई तो ये कहते हैं ये लोकतंत्र का खात्मा करता है, लोकतंत्र के विरुद्ध है, ये हमारे अधिकार को छीनता है। लेकिन कुछ राजनीतिज्ञ होते हैं वो ये कहते हैं इससे हमारे देश की रक्षा होती है, ये कानून हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमें देश की रक्षा करना है, देश के अंदर शांति स्थापित करनी है, कोई दंगे वगैरह न हो, अगर देश को बचा के रखना है तो ये कानून अति आवश्यक मानते हैं। तो ये होता है निवारक नज़रबंदी। अब आगे हम नेक्स्ट अपने अधिकार की बात करते हैं। जो नेक्स्ट आपका अधिकार आता है वो आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखो आपने फिल्मों में आपने वैसे भी बहुत प्राचीन काल में जो इतिहास वगैरह पढ़ते हो, आप इतिहास में भी पढ़ा है, फिल्मों में देखा है। इस देखिए लोगों का शोषण होता था। पहले क्या होता था? वस्तु की तरह क्रय विक्रय होता था व्यक्तियों का, यानी दास के रूप में रखते थे, व्यक्तियों से बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था, उनको वस्तु समझते थे, आगे से आगे बेच देते थे, यानी बाजार होता था, क्रय विक्रय होता था वहाँ पर, और उनको बगैर किसी पेमेंट दिए काम कराए जाते थे, यानी इसका मतलब उनका शोषण होता था बहुत ज़्यादा। ऐसे ही महिलाओं का, ऐसे ही बच्चों का और ऐसे ही पुरुषों का। फिल्मों में देखते हैं ना, फिर बड़े बड़े जिम्मेदार दिखाते हैं, जो जागीरदार दिखाते हैं फिल्मों के अंदर, वो अपने यहाँ पर नौकर चाकर रखते हैं, उनकी ज़मीनें हड़प लेते हैं, उनसे काम करवाते हैं, नीचे से नीचा काम करवाते हैं, उनको तनख्वाह भी नहीं देते। तो ये स्थिति क्या थी? ये शोषण की स्थिति थी, और ये प्राचीन काल में भारत से चली आ रही थी। भारत में बहुत ज़्यादा ये तरीका था, क्योंकि यहाँ पर विदेशी राज करके गए थे, अंग्रेज राज करके गए थे, अंग्रेज भी ऐसे ही तरीका अपनाते थे, यहाँ भारतीयों का शोषण करते थे, यहाँ की इनकी ज़मीनें हड़प लेते थे। तो इन शोषण को रोकने के लिए ये अधिकार जोड़ा गया था, और वो था एक तो आपका आर्टिकल 23 पढ़ोगे, एक आर्टिकल 24 पढ़ोगे। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो दो आपके आर्टिकल जो अनुच्छेद मिलते हैं, एक तो अनुच्छेद मिलता है 23 और एक अनुच्छेद मिलता है आपको 24। जो अनुच्छेद 23 मिलता है वो कहता है जैसे बंधुआ मजदूर प्रथा है, ये एक शोषण थी, क्योंकि बंधुआ मजदूर प्रथा होता है तो बांधा हुआ होता है, उसको क्या परमानेंट रख लेता है, उसकी पूरी पीढ़ी, पहले की पीढ़ी, उसके बाद की पीढ़ी, उसके बाद के बच्चे, वो सिर्फ उन्हीं को काम लिए करते हैं। यानी कई बार देखते हैं, हम फिल्मों में देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या होता है, जो जिम्मेदार होता है, जागीरदार होता है बहुत बड़ा, वो क्या करता है, कुछ कर्जा देता है, किसी को पैसा देता है, उसका इतना ब्याज लगाता है वो कि वो व्यक्ति वो कर्जा उतार नहीं पाता, और उसको उतारने के लिए फिर क्या करना पड़ता है, उसको उसके घर पर काम करना पड़ता है, और काम करते करते वो क्या करता है, उसको पूरा कर्जा नहीं उतार पाता, उसका बच्चे भी वहीं पर काम करते हैं। इसका मतलब वो क्या है, उसकी पूरी ज़िंदगी शोषण में चली जाती है, उससे हर प्रकार का काम करवाया जाता है,
और उनका आगे से आगे कर्जा बढ़ाया जाता है, लास्ट के अंदर उनकी ज़मीनें हड़प ली जाती है, थोड़ी बहुत संपत्ति होती है वो हड़प ली जाती है। यानी इस स्थिति को समाप्त करने के लिए आर्टिकल 23 में अधिकार दिया गया था, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी इस प्रथा को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, बंधुआ मजदूर प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 24, ये है बच्चों से संबंधित। यानी 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। खतरनाक जो फैक्ट्री, जैसे तेजाब की फैक्ट्री होती है, उसके बाद आप कह सकते हो जैसे बारूद की फैक्ट्री होती है, कोयले की खानें होती है, वहाँ पर इन बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। क्यों नहीं लगाया जा सकता? क्योंकि उनकी जो सुकुमार अवस्था होती है, सुकुमार अवस्था, उनका दुरुपयोग होता है वहाँ पर। तो बच्चे होते हैं वो उनका जो अगर उसी टाइम उनका शोषण होना शुरू हो जाए शारीरिक मानसिक, तो वो क्या वहीं पर रुक जाते हैं, उनके पोषण तत्वों की कमी आ जाती है। ऐसी स्थिति में इसको रोकने के लिए ये स्पष्ट रूप से आर्टिकल 24 में संविधान में कहा गया है कि उनको खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। अगर कोई लगाता है तो वो दंडनीय अपराध माना जाएगा, उसको अपराधी माना जाएगा और उसको सजा दी जाएगी। ठीक है, ये आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल 23 और आप 24 में पढ़ते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका अधिकार है उसकी बात करते हैं। देखो नेक्स्ट आपका अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखो आपको धर्म से संबंधित स्वतंत्रता का अधिकार है। आप किसी धर्म को मान सकते हो, किसी धर्म की पूजा अर्चना कर सकते हो, किसी धर्म के अनुसार आप चल सकते हो, उसके नियम के अनुसार चल सकते हो, नियम को फॉलो कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च कहीं भी जा सकते हो, आप अपने उपासना का तरीका कोई भी अपना सकते हो, आपका ये आंतरिक खुद का पर्सनल मैटर है, इसके अंदर कोई दूसरा व्यक्ति आप पर दबाव नहीं बना सकता। ये है धार्मिक स्वतंत्रता। आप किसी धर्म की पूजा कर सकते हो, किसी धर्म को आप लेके चल सकते हो, किसी धर्म के साथ आप उसके प्रचार कर सकते हो, किसी धर्म का संगठन बना सकते हो। तो ये है आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें जो आप आर्टिकल पढ़ते हो वो पढ़ते हो 25 से 28। इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको मैं। देखो आर्टिकल 25 आपको क्या कहता है। आर्टिकल 25 कहता है भी आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, किसी भी धर्म की उपासना कर सकते हो आप। ठीक है, किसी भी धर्म के नियमों के अनुसार चल सकते हो आप। ये आपका खुद का आंतरिक मामला है, ये पर्सनल मैटर होता है वास्तव में। आंतरिक मामला मेरा खुद का, मैं अगर किसी भी धर्म को मानता हूँ, किसी भी देवता की पूजा अर्चना करता हूँ, या मैं कोई और उपासना करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, ये मेरा खुद का है, मैं करूँ या ना करूँ, मैं किसी धर्म को मानूँ या ना मानूँ। ठीक है, मैं गुरुद्वारे जाऊँ, मस्जिद, कहीं भी मंदिर, कहीं भी जा सकता हूँ मैं, ये मेरा खुद का मामला है, मेरे को कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, हम धर्म के अकॉर्डिंग चल सकते हैं, धर्म के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। ऐसे हिंदू वो जनेऊ धारण करते हैं, सिख होते हैं जो चिन्ह पहनते हैं। ठीक है, ये हमारा आंतरिक, हमारा धार्मिक मामला है, हम कर सकते हैं। उसके ऊपर राज्य भी कोई दबाव नहीं बना सकता, राज्य भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद की बात करें हम आर्टिकल 26 की। देखो आर्टिकल 26 कहता है भी आप अपने धर्म से संबंधित कोई संगठन बना सकते हो और उसको व्यवस्थित भी कर सकते हो, उसकी व्यवस्था कर सकते हो, आप उसको चला सकते हो। धर्म से संबंधित कोई संगठन बना सकते हो और उससे संबंधित जो चंदा वगैरह जो पैसा इकट्ठा होता है उसको आप बढ़िया तरीके से व्यवस्था कर सकते हो, उसको एक बढ़िया तरीके से आप संगठित कर सकते हो, यानी एक संस्था बनाकर आप उसको चला सकते हो। धर्म से संबंधित आप संस्था बनाकर उसको चला सकते हो, ये आपके पास अधिकार है, ये आपके पास स्वतंत्रता है। इसके अंदर राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 27 की। इसके अंदर यह है भी जो पैसा, जो रुपया धर्म से संबंधित संस्था में इकट्ठा हुआ है, आपने जो संस्था चलाई है उसके अंदर जो पैसा इकट्ठा हुआ है, तो राज्य उस पर टैक्स लगाने के लिए दबाव नहीं बना सकता, वो कर रहित होता है। आप कह सकते हो कर रहित होता है। राज्य इसके अंदर कोई दबाव नहीं बना सकता भी आप इसको टैक्स दो, यानी टैक्स नहीं लिया जा सकता उससे। ठीक है, ये है आर्टिकल 27 में। जो आपने पैसे की, धन की जो आपने व्यवस्था की है अपने संगठन के लिए, अपनी संस्था के लिए, जो भी पैसे की धन की व्यवस्था की है, उस पर टैक्स लगाने के लिए आप पर दबाव नहीं बनाया जा सकता, या आपको कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद अब बात करें हम आर्टिकल 28 की। देखो आर्टिकल 28 में क्या होता है। आर्टिकल 28 में ये होता है भी जब कोई भी शिक्षण संस्थान है, कोई भी शिक्षण संस्थान, चाहे वो सरकारी हो
या सरकार के द्वारा अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थान हो। या तो वो सरकारी या सरकार द्वारा जो अनुदान प्राप्त होते हैं शिक्षण संस्थान होते हैं, उनके अंदर कोई एक धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती, एक धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। भी बच्चों पर थोपा नहीं जा सकता भी आपको इसी धर्म की अर्चना करनी है, आपको इसी धर्म एक ही धर्म के नियम को पढ़ाना, ये गलत है। यानी ऐसा नहीं शिक्षण संस्थान में सिर्फ हिंदू धर्म को पढ़ाया जा रहा है, मुसलमान धर्म को पढ़ाया जा रहा है। इस चीज़ के अंदर क्या माना गया, इसको रोका गया है। देखो आप देखते होंगे जब हमारे ये जो छुट्टियां होती है सभी धर्मों की होती है, चाहे वो जैन धर्म से संबंधित कोई त्यौहार हो, सिख धर्म से हो, बौद्ध धर्म से हो या हिंदू धर्म से, जो भी त्यौहार आते हैं सबके लिए छुट्टियां मिलती है नहीं मिलती, क्योंकि सभी धर्मों की शिक्षा दी जाती है, कोई एक धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती। और प्रवेश भी नहीं दिया जा सकता, ऐसा नहीं हिंदू धर्म का है सिर्फ हिंदू धर्म को प्रवेश दिया जाएगा, बाकी धर्मों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो जो शिक्षण संस्थान है, चाहे वो सरकारी है चाहे राज्य द्वारा अनुदान प्राप्त है, सभी के अंदर जो प्रवेश है वो बिना भेदभाव के दिया जाएगा। धर्म के अनुसार भेदभाव नहीं किया जाएगा, एक धर्म को बच्चों पर थोपा नहीं जाएगा, ठीक है। यानी एक धर्म की ही शिक्षा नहीं दी जाएगी, सभी धर्मों की उसके अंदर शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। ये आपका है धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी जो अधिकार है वो 25 से 28, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद आगे जो नेक्स्ट आपका अधिकार आता है वो आता है सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार। भी जो सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित भी हमें अधिकार दिया गया। इसके अंदर आप पढ़ते हो एक तो आर्टिकल 29 और एक आर्टिकल पढ़ते हो आप 30, 29 और 30। जो आर्टिकल 29 है वो आपको क्या कहता है, वो कहता है अल्पसंख्यक, जो अल्पसंख्यक के हितों से संबंधित, अल्पसंख्यक हितों से संबंधित जो ये अधिकार है। तो ये अल्पसंख्यक कौन होते हैं? अल्पसंख्यक होते हैं, एक होते हैं बहुसंख्यक जो संख्या में बहुत होते हैं, एक होते हैं अल्पसंख्यक, अल्प माने होता है कम, यानी संख्या में कम होना। जो बहुसंख्यक संख्या में ज़्यादा होते हैं वो क्या करते हैं, अल्पसंख्यक का शोषण करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, क्योंकि वो संख्या में ज़्यादा होते हैं तो वो अल्पसंख्यकों को रोक सकते हैं, उन पर अत्याचार कर सकते हैं, शोषण कर सकते हैं। इसको रोकने के लिए अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए अधिकार दिए गए हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं, अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को बचा सकते हैं, उनका संवर्धन भी कर सकते हैं, यानी उसका विकास भी किया जा सकता है। अल्पसंख्यक अपने धर्म को, अपनी संस्कृति, भाषा को बचा कर रख सकते हैं, उनका अपनी भाषा का, अपनी संस्कृति का प्रचार भी कर सकते हैं, यानी उसको बचा भी सकते हैं, साथ में उसका संवर्धन भी कर सकते हैं, उसका आगे से आगे प्रचार भी किया जा सकता है। ये अल्पसंख्यक के हितों को सुरक्षा देने के लिए ये अधिकार दिया गया है। तो वो अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को बचा कर रख सकते हैं, उसका प्रचार भी कर सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं, उसमें प्रगति कर सकते हैं। ये अल्पसंख्यक को अधिकार दिया गया है आर्टिकल 29 में। अब बात करते हैं आर्टिकल 30 की, अनुच्छेद 30। देखो अनुच्छेद जो 30 आपको क्या कहता है, अनुच्छेद 30 आपको ये कहता है कि जो अल्पसंख्यक है, जो अल्पसंख्यक वो अपनी शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। अल्पसंख्यक भी अपनी शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक शर्त है, जब भी ये शिक्षण संस्थान खोलेंगे, उनको चलाएंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे, तो राज्य जब अनुदान देगा, राज्य जब अनुदान देगा तो राज्य भेदभाव नहीं करेगा। जैसा वो बहुसंख्यक को अनुदान दे रहे हैं ना, बहुसंख्यक को अनुदान दे रहे हैं, वैसे वो क्या करेगा, अल्पसंख्यक को भी क्या देगा, अनुदान देगा। यानी देखो अल्पसंख्यक अपनी शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, और लेकिन जब शिक्षण संस्थान खोलते हैं, जब राज्य अनुदान दे रहे हैं, कुछ छूट दे रहे हैं, कुछ किसी प्रकार की सहायता दे रहे हैं, तो वो सहायता देते वक्त, अनुदान देते वक्त अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में भेदभाव नहीं करेगा, यानी दोनों को समान रूप से अनुदान दिया जाएगा। ऐसा नहीं भी बहुसंख्यक को ज़्यादा अनुदान दे रहे हैं, अल्पसंख्यक को कम दिया जा रहा है, ठीक है। ये आर्टिकल 29 में लिखा गया। अभी उस शिक्षण संस्थान में जब राज्य अनुदान या सहायता देने की बात करेगा, तब वो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, यानी भेदभाव नहीं करेगा, बल्कि दोनों को समान रूप से सहायता या अनुदान प्रदान करेगा। ये आर्टिकल 30 में है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जो आपका अधिकार है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार है, इसको आप ध्यान से देखना। देखो मैंने आपको पहले कहा था, मैं आपको आर्टिकल एक्स्ट्रा में करा रहा हूँ,
वैसे आपके जो किताब में अधिकार दे रखे हैं वो सीधे दे रखे हैं। समानता के दीवार में स्पष्ट आर्टिकल नहीं दिए, सीधे लिखे हैं। कानून के समक्ष समानता, भेदभाव की मनाही की गई है, अवसर की समानता, अस्पृश्यतागंध, उपाधियोगंध। स्वतंत्रता में जो आपकी 6 प्रकार की स्वतंत्रता लिखी गई है, आर्टिकल नहीं लिखा गया, ठीक है। उसके बाद दोष सिद्धि से संबंधित संरक्षण आ गया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता आ गई, बद्धीकरण से संरक्षण आ गया। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता, आप किसी धर्म को मान सकते हो, किसी धर्म का आप संगठन कर सकते हो, उस पर कर जो पैसा है उस पर टैक्स देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता। उसके आगे हम बात करें तो जो आपका अल्पसंख्यक से संबंधित है, सांस्कृतिक व शिक्षा से संबंधित, तो अल्पसंख्यक क्या कर सकते हैं, अपनी भाषा को, संस्कृति को बचा कर रख सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट आगे वो शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, और शिक्षण संस्थान खोलते बाद जब राज्य जो अनुदान देती है उसके अंदर राज्य बिना भेदभाव के अनुदान या सहायता प्रदान करेगा। आपके तो सीधा ये लिखा है, मैंने साथ साथ में आपको आर्टिकल भी करवा दिया ताकि आपको काम आए आगे। नेक्स्ट जब भी आपको कोई एग्ज़ाम देना है या कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है या अपना, तो आप आराम से उसको बता सको। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, सिलेबस में तो है आपके, लेकिन आपके सिलेबस में आर्टिकल कम दिए हैं। मैंने मौलिक अधिकार के टोटल आर्टिकल आपको, क्यों वो लाइनें तो बतानी है, साथ में मैंने आर्टिकल लिख दिए। आपको बताना तो ये कानून के समक्ष समानता होता क्या है, मैंने साथ में आर्टिकल 14 लिख दिया। मैंने बताना है धार्मिक स्वतंत्रता क्या होती है, मैंने आर्टिकल 25 लिख दिया। यानी मैंने सिर्फ इतना ही जोड़ा है, बाकी आपके सिलेबस में सब कुछ है। ये मैं सोचना बगैर सिलेबस से अलग करा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। जो आपका छठा मौलिक अधिकार है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अधिकार जिसे बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आपके आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल है अनुच्छेद 32 के अंदर है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो आप एक बात सुनो मेरा परिवार है, मेरे को बहुत ज़्यादा अधिकार दे दिए गए, बाकी बच्चे हैं उनको भी दे दिए गए भी आप परिवार के अंदर ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, ठीक है। आपको ये कपड़े मिल सकते हो, आप डिमांड कर सकते हो, बहुत अधिकार दे दिए। लेकिन हुआ क्या, पिताजी ने तो अधिकार दिए थे, माताजी ने क्या है वो सारे अधिकार छीन लिए, अपनी मनमर्जी करने लग गए कि आपको ये करना है, वो करना है, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना। तो फिर वो अधिकार देने के फायदे क्या हुए? भी अधिकार मिल तो गए, लेकिन साथ में अधिकार छीने भी जा रहे हैं हमसे। यानी वो अधिकार हम रख ही नहीं सकते अपने पास, अधिकार छीन रहा है हमसे कोई, ठीक है। संविधान ने तो हमें अधिकार दे दिया, लेकिन सरकार ऐसा कानून बना रही है जिसके कारण अधिकार का हम यूज ही नहीं कर सकते। कोई शक्तिशाली व्यक्ति है वो हमें दबा रहा है, हमें बोलने नहीं दे रहा, बोलने की स्वतंत्रता है हमें, लेकिन बोलने नहीं दे रहा। हमें घूमने की स्वतंत्रता, लेकिन घूमने नहीं दे रहा। हमें कोई व्यापार करने की क्षमता, लेकिन व्यापार नहीं करने दे। हम किसी धर्म को मानने की क्षमता, लेकिन फिर भी हमें धर्म के अंदर रुकावट डाल रहा है। फिर हमें फ़ायदा क्या हुआ अधिकार देने का? यानी ऐसा एक ऊपर एक ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए जो अधिकारों की सुरक्षा कर सके। जैसे परिवार में दादाजी होते हैं, जब भी माताजी मारती है ना भागकर वहाँ चले जाते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि एक व्यक्ति होना चाहिए जो हमारी सुरक्षा कर सके। इसी प्रकार आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 वो है जो आपके अधिकारों की सुरक्षा करता है, अधिकारों की सुरक्षा करता है। इसी कारण ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिकार है आपके पास, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका राइट्स है वो यही है, संवैधानिक विचारों का अधिकार। यानी इसके द्वारा आपके अधिकारों की सुरक्षा होती है। यदि ये अधिकार ना होता, आर्टिकल 32 ना होता, संवैधानिक विचारों का अधिकार हमें न मिला होता, तो हमारा अधिकार कोई भी छीन सकता था, हम कुछ नहीं कर पाते। हमें सब कुछ मिला हुआ है, कानून की सख्त मानता है, लेकिन वो नहीं करे ना तो भी हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन इस अधिकार के तहत हम कुछ कर सकते हैं, हमारे अधिकार जो हमें मिले हुए हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि इसी अधिकार के तहत यदि मेरे अधिकारों का कोई नुकसान कर रहा है, अधिकारों का हनन कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है, तो मैं सीधे न्यायपालिका जा सकता हूँ। सीधे कहाँ जा सकता हूँ? न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रखना, हमारे अधिकारों की अगर आपसे प्रश्न है ना, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है, तो आप क्या आंसर दोगे? आप कहोगे जी न्यायपालिका। ये न्यायपालिका की ड्यूटी लगाई गई है। सीधी न्यायपालिका क्या करती है? हमारे अधिकारों की सुरक्षा करती है। अगर हमारे अधिकारों को कोई छीन रहा है, हमारे अधिकारों को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे अधिकारों को कोई दबा रहा है,
तो ऐसी स्थिति में हम सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाकर रिट दायर कर सकते हैं। ठीक है, सीधे न्यायपालिका में जा सकते हैं और हमारा अधिकार ले सकते हैं, क्योंकि जो मौलिक अधिकार होते हैं वो न्यायिक होते हैं। ध्यान रखना, क्या होते हैं? न्यायिक। यानी अगर हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है तो न्यायपालिका हमें अपना अधिकार दिलाएगी, हमारे अधिकारों की सुरक्षा करेगी। मान लो मेरे पास अधिकार छीन लिया गया, अधिकार नहीं है मेरे पास, चाहे संसद ने कोई कानून बना के छीन लिया या किसी और व्यक्ति ने छीन लिया, तो मैं न्यायपालिका में जाकर डिमांड कर सकता हूँ, मांग कर सकता हूँ, और ये न्यायपालिका का कर्तव्य होगा कि वो मेरा अधिकार मुझे दिलाए। इसी कारण ये न्यायिक है। तो इसी कारण संवैधानिक विचारों का अधिकार है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिकार है, क्योंकि इसके बिना अन्य अधिकारों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं। अब हमने पढ़ा था भी अगर हमारे अधिकारों को कोई हानि पहुंचाता है या हमसे छीनता है या उसको क्षति पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, तो हम क्या कर सकते हैं? इस आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिट दायर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिट दायर कर सकते हैं। अब रिट कितनी होती है? ध्यान रखना, रिट होती है, जो लेख होते हैं वो 5 प्रकार की रिट दायर की जा सकती है, 5 प्रकार की। अब यहाँ से आपका नेक्स्ट आगे का टॉपिक शुरू होता है, आगे का प्रश्न शुरू होता है। भी 5 प्रकार रिट कौन कौन सी होती है, लेख कौन कौन से होते हैं, उनको करने वाले हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद 5 प्रकार रिट होती है। उसके अंदर पहली आपकी रिट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, यानी ये पहले रिट है जो बंदी, जिसे हम हेबियस कॉर्पस बोलते हैं। भी जो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है वो क्या है? देखो, नाम से स्पष्ट हो रहा है, बंदी को प्रत्यक्ष किया जाए। बंदी, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको प्रत्यक्ष किया जाए, ये न्यायपालिका कह सकती है। इसमें लिखा क्या है, होता क्या है? देखो, मान लेते हैं किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, मान लेते हैं मेरे को गिरफ्तार किया है, ठीक है, लेकिन वो गिरफ्तार अवैध तरीके से किया है। अवैध यानी गलत तरीके से किया है, कोई दुश्मनी निकालने के लिए या कोई और तरीका भी हो सकता है अवैध, वैध नहीं है। कानून के अनुसार, देखो, कानून के अनुसार होता है वो वैध होता है, और जो कानून के विरुद्ध होता है वो अवैध होता है। इसका मतलब हो सकता है मेरे को कानून के अनुसार गिरफ्तार नहीं किया गया, गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ? सुप्रीम कोर्ट में ये रिट दायर कर सकता हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूँ, मेरे को गिरफ्तार किया गया, वो गलत तरीके से किया गया, आप इसकी जांच करो। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? उस व्यक्ति बंदी को क्या कर सकती है? वो कह सकती है कि उसको मेरे सामने लाया जाए, मेरे को न्यायालय के सामने लाया जाए। और जैसे ही मैं न्यायालय के सामने प्रत्यक्ष होऊंगा, फिर न्यायालय इसकी जांच करेगा कि वास्तव में इसको गिरफ्तार किया गया, वो सही तरीके से किया गया, गलत तरीके से किया गया। अगर न्यायपालिका को ऐसा लगे भी इसको गिरफ्तार गलत तरीके से किया गया है, अवैध तरीके से किया गया है, यानी कोई रीजन नहीं था, कोई कारण नहीं था, यानी कानून के विरुद्ध जाके इसको गिरफ्तार किया गया है, तो ऐसी स्थिति में न्याय सुप्रीम कोर्ट मेरे को क्या कर सकती है? रिहा कर सकती है, यानी मेरे को छोड़ सकती है। ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। लेकिन इसके अंदर एक शर्त होती है, भी बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट या लेख जारी करता है वो खुद गिरफ्तार जो बंदी व्यक्ति है वो ही कर सकता है। मेरे को गिरफ्तार किया गया है तो मैं ही आगे रिट दायर कर सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, भी मेरी जांच की जाए, भी मेरे को जो गिरफ्तार किया गया वो गलत तरीके से किया गया, अवैध तरीके से किया गया। तो न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? आर्टिकल 32 के तहत इसकी जांच करती है, भी वास्तव में इसको गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया या इसने कोई कानून का उल्लंघन किया है। तब जब न्यायपालिका जांच करती है, जांच में अगर उसको ऐसा लगे भी वास्तव में इसको गिरफ्तार किया वो अवैध तरीके से किया गया है, यानी कानून को तोड़कर इसको गिरफ्तार किया गया है या कानून के विरुद्ध या कानून का अतिक्रमण किया गया है, तो ऐसी स्थिति में अगर न्यायपालिका जांच में सही पाई जाए तो न्यायपालिका क्या कर सकती है? उस अवैध व्यक्ति को रिहा कर सकती है, उसको छोड़ सकती है। ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। हमारी सुरक्षा ही तो हो रही है। अगर ये मान लो बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं होता तो हमें तो कभी गिरफ्तार किया जा सकता है, फिर हम कहाँ जाएंगे? गलत तरीके से भी गिरफ्तार किया जा सकता है। फिल्मों में देखते हैं ना, अवैध तरीके से गिरफ्तार कर लेते हैं, उनको झूठा ही उन पर जुल्म चला, झूठा ही कोई अपराध चला देते हैं, कोई मर्डर का केस चला देते हैं, करते या नहीं करते? तो ये न्यायपालिका सुरक्षा करती है। न्यायपालिका के पास अगर ये ना होता ना तो हमें कौन सुरक्षा देता? फिर तो हम जेल में पड़े रहते, कभी जाके हमें उठाकर जेल में डाल देते। लेकिन ये हमें सुरक्षा देता है हमारे अधिकारों की, जो हमें ऐसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर गिरफ्तार कर लिया है तो न्यायपालिका में रिहा कर सकती है, न्यायपालिका में छोड़ सकती है, और बंदी व्यक्ति क्या कर सकता है? ये रिट दायर कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है।
उसके बाद नेक्स्ट की बात करें। जो सेकंड आपकी रीत है वो है परमादेश। परमादेश लेख ये होता है परम आदेश। परमादेश हम जो करते हैं ना, परम प्लस आदेश यानी परमादेश। परम होता है मतलब जोर से, या आप कह सकते हो मतलब ज़्यादा आदेश देना, दबाव देकर आदेश देना, भी आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, वो होता है परम आदेश, यानी हम आदेश देते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जैसे ही मान लेते हैं हम कोई ऑफिस में जाते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं कोई ऑफिस में जाता हूँ, मेरी कोई फाइल है, वो मेरे से रिश्वत मांगता है, या वो मेरे फाइल को आगे नहीं चलाता, या वो फाइल पर साइन नहीं, हस्ताक्षर नहीं करता, अपने साइन नहीं करता, यानी मेरे को ऐसे ही वो लटकाए रखता आगे से आगे। ऐसी स्थिति में यानी वो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा, कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा। ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ, न्यायपालिका में जा सकता हूँ और ये रिट दायर कर सकता हूँ कि वो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा। जो उसका कर्तव्य है, जो उसको फाइल में साइन करनी है, फाइल को चलानी है, उसका काम है, वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय एक ही है, हमारे ध्यान रखना भाई, सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होती है, वो एक आदेश जारी करती है। वो एक आदेश जारी करती है। क्या आदेश? भी तुम जिसके पास ये काम करने का कर्तव्य है, तुम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करो, ईमानदारी से पालन करो। क्योंकि वो व्यक्ति पालन नहीं कर रहा, जो उसका काम है वो काम पूरा नहीं कर रहा, वो हमसे रिश्वत मांगता है, या वो गलत तरीके से कोई काम करवाना चाहता है, या वो आगे फाइल बढ़ाता नहीं है क्योंकि उसका काम है उस फाइल पर साइन करने का, लेकिन वो कर नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो आदेश देती है सुप्रीम कोर्ट उस पदाधिकारी को, उस ऑफिसर को, भी तुम अपना जो तुम्हारा कर्तव्य तुम्हें सौंपा गया है, उस कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करो, उस कर्तव्य को आप पूरा करो। ठीक है, ये होता है आपका परमादेश। उसके बाद जो तीसरा होता है आपका लेख होता है उत्प्रेषण। देखो उत्प्रेषण लेख क्या होता है? उत्प्रेषण लेख होता है उत होता है ऊपर, प्रेषण माने होता है भेजना, ऊपर की ओर भेजना। कैसे? जो सुप्रीम कोर्ट होती है उसके जो नीचे की जितने भी कोर्ट होती है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या कोई तहसील की कोर्ट हो, उनको आदेश जारी करती है भी आप जो डिसीजन ले रहे हो, आप जो निर्णय ले रहे हो, वो निर्णय आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, वो निर्णय आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, बल्कि उस निर्णय को क्या करो, ऊपर की ओर, यानी वो मेरे को दे दो आप। सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगवा सकता है उसको। सुप्रीम कोर्ट के नीचे जितनी अदालत है, हाई कोर्ट है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कोई भी कोर्ट है, उसको कह सकता है कि जो आप निर्णय ले रहे हो वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इंपॉर्टेंट कोई संविधान से संबंधित कोई मैटर है, तो उससे संबंधित निर्णय आप नहीं ले सकते। उस निर्णय को क्या करो, मेरे पास भेज दो, वो होता है उत्प्रेषण लेख। एक इसके अंदर लेख होता है आपका 4 नंबर का प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध होता है हम मना करते हैं। क्या होता है? हम मना करते हैं। कैसे? देखो ये लेख जब जारी किया था, जब सुप्रीम कोर्ट के नीचे जो कोर्ट होती है, जो हाई कोर्ट होती है, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, वो ऐसा काम करती है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। वो ऐसा, ये देखो सुप्रीम कोर्ट अपने नीचे की कोर्ट जो न्यायालय है उसको जारी कर सकती है, वो ऐसा काम करती है उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो वो क्या कर सकती है, उनको काम करने के लिए मना कर सकती है। प्रतिषेध का अर्थ होता है हम मना करते हैं, यानी उसको काम करने के लिए वो मना कर सकती है। एक इसके अंदर आपका लास्ट है, जिसे बोलते हैं अधिकार परीक्षा लेख। अधिकार परीक्षा लेख, इसके अंदर क्या होता है, कोई ऐसा व्यक्ति या कोई संस्था या कोई पदाधिकारी जो ऑफिसर है, वो ऐसा काम कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, या उसको वहाँ पर नियुक्त कर दिया गया है जहाँ उसके पास अधिकार ही नहीं है, यानी वो ऐसा व्यक्ति, कोई संस्था ऐसा काम कर रही है जो उनके पास अधिकार ही नहीं है, तो ही वो काम कर रही है, उसको राइट से नहीं मिला वो काम करने का,
अधिकार ही नहीं है तो भी वो काम कर रही है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति या संस्था से पूछ सकता है भी आप किस अधिकार के तहत ये काम कर रहे हो, आप किस अधिकार के तहत यहाँ पर नियुक्त हुए हो, भी क्यों काम कर रहे हो, आपके पास ये अधिकार है या नहीं। यदि वो व्यक्ति या संस्था संतोषजनक जवाब दे देती है फिर तो ठीक है, अगर वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाती तो क्या कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय उसको वो काम करने के लिए मना कर सकता है। वो होता है अधिकार पर्चा लेख, यानी अपने अधिकार के अगर विरुद्ध कोई काम करता है या ऐसे स्तर पर काम करता है जहाँ पर उसके पास अधिकार ही नहीं है, उस क्षेत्र में काम करता है, तो उस क्षेत्र में न्यायपालिका क्या कर सकती है, उसको काम करने के लिए मना कर सकती है। देखो ये आपके जो जितने भी 6 प्रकार के मौलिक अधिकार थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने आपको बढ़िया तरीके से आर्टिकल के सेट पूरे करवा दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक आपकी वीडियो इतनी है। ये आपके 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है जो आपको एक बढ़िया तरीके से नोट्स में तैयार करनी है, बढ़िया तरीके से फेयर कॉपी में लिखनी है। उसके बाद इनकी जो PDF फाइल है वो आपको मैं उपलब्ध करवा दूँगा। ठीक है, ये क्लास इतनी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।